नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हर बार जब मैं आपका स्वागत करता था तो कला संस्कृति के रूप में करता था। आप सब में से अधिकांश लोग जो मेरे से ऑफलाइन में भी पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं सबसे ज़्यादा जो पढ़ाता हूं सब्जेक्ट वो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। ठीक है, और पिछले कुछ समय से गोल स्टडी पर लगातार आपके मैसेज भी आ रहे थे और मुझे भी पता था कि आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए लालायित हैं। ठीक है ना, तो अब मैंने ये सोचा भी है कि अब करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम करंट अफेयर्स को नए तरीके से जो क्लास में आसानी से याद हो सके, कम समय में आप करंट को आत्मसात कर सको, इस तरीके से करंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक कठिन है विषय। ठीक है ना, वो कठिन मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार करंट में क्या करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ें, किन मैगजीन से पढ़ें। ठीक है, यहाँ तक कि कई जने तो ये तक कहते हैं कि यूट्यूब पर कौन से चैनल की करंट हम पढ़ें। और मैंने देखा है कई विद्यार्थियों को जो डेली की डेली लाइव करंट की क्लास लेते हैं, फिर भी उनमें भय रहता है कि यार 1 घंटे में डेली करंट पढ़ रहा हूँ लाइव क्लासों के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या पेपर में आएगा। तो उस चीज़ को मैंने देखा है और महसूस किया है कि करंट के टॉपिकों को पढ़ाने से पहले थोड़ा करंट अफेयर्स का मैं परिचय भी आपको दे दूं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट चलेंगे। देखो, इस वीडियो को ज़रूर देखना, अधिकांश लोगों को शेयर भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगी करंट अफेयर्स में सवाल कहाँ से उठ के आता है। तो आइए स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर मैं चर्चा करूँ तो खेल वे उससे संबंधित खिलाड़ी। ठीक, सुनना भी इसके बारे में। यहाँ से सवाल आपके करंट अफेयर्स में चाहे कोई सी भर्ती हो, छोटी से लेके आईएएस लेवल तक की भर्ती, सब में सवाल जरूर आता है कि विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उन खेलों से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपसे ज़रूर पूछी जाती है कि खेल का आयोजन कहाँ होगा, उस खेल में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, और उस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से, तो भैया टेनिस से। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसने जीता। इस तरह के सारे सवाल किससे जुड़े हुए आएंगे, खेल से। तो खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी और खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है और इस बार इन खेलों के अंदर भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, वो आपको ज़रूर क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप 1 से 2 सवाल बिल्कुल राइट करके आएंगे। आगे चलें। अब सुनो एक और बात, पुरस्कार वे सम्मान या अवार्ड्स, यहां से भी दोस्तों पक्का सवाल आता है, बिल्कुल आएगा यहां से सवाल। ठीक है ना, कि हाल ही में कौन सा पुरस्कार किसने जीता है। अब सुनो, राजस्थान लेवल के पुरस्कार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, भारत के लेवल का, इंडिया लेवल के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पे नाम सुना होगा नोबेल पुरस्कार, उसका सवाल बार बार आता है। रेमन मैग्सेसे से इसका सवाल बार बार आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर एबेल पुरस्कार बार बार पूछा जाता है। इंडिया लेवल पर भारत रत्न से जुड़ा हुआ सवाल। अब पुरस्कार में भी एक चीज़ सुनो, साहित्य के पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, साहित्य से जुड़े, खेल से जुड़े, मनोरंजन जिसके अंदर आती है फिल्मी दुनिया, सिनेमा, उससे जुड़े हुए अवार्ड, मानव कल्याण से जुड़े अवार्ड, इन सब अवार्डों पे आपको विशेषकर क्या करना है, फोकस करना है। जिसमें भी मैं ये मानता हूँ कि फिल्मी दुनिया के अवार्ड भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, आईफा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है ना, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आदि। ठीक है ना, तो पुरस्कार और सम्मान या अवार्ड भी आपका क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। भले इन दोनों पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और बताता हूँ अगले टॉपिक कौन कौन से हमें तैयार करने चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, एक जो तीसरा सवाल है जो पेपर में देखने को मिलता है, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं वे कार्यक्रम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्यक्रम या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए और राजस्थान के वृद्धजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक योजनाएं चलाई है, उनका सवाल पक्का आता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको राज्य सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं जरूर ध्यान होनी चाहिए, और सेंट्रल की तैयारी करते हो और उसके अलावा राज्य की भी तैयारी करते हो, राज्य सरकार की भर्तियों की तैयारी में, तो भी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए। आगे बढ़े तो विभिन्न रिपोर्ट्स व सूचकांक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, ये भी आपको आना चाहिए। आजकल यहाँ से भी खूब सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट या कोई भी सूचकांक जो है आपको किसी भी मुद्दे पर जुड़ी हुई जानकारी देता है। जैसे उदाहरण के लिए सवाल आया कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI भी कहते हैं, जारी किया गया। हिंदी में बोलूँ तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक। उसमें आएगा सवाल कि भारत के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में क्या स्थान रहा। यानी ये सूचकांक ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता है, और भारत की स्थिति कितनी खराब है भोजन को लेकर, पोषण को लेकर। तो सीधी सी बात है, कोई भी सूचकांक या कोई भी रिपोर्ट जो होती है किसी भी देश की ग्रोथ को या फिर उसकी कमी को दर्शाती है। तो हमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और सूचकांकों को ध्यान रखना, और विशेषकर मैं कह रहा हूँ नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा। नीति आयोग भारत को लेकर और भारत के राज्यों को लेकर जो भी रिपोर्ट जारी करता है, उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे जुड़ी हुई जो इसकी आनुषंगिक संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट भी हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद नंबर 5, विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है ये। आज भारत की जो विदेश नीति है उसमें हमें मोड़ देखने को मिल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। भारत के कुछ पड़ोसी देश जो हैं भारत से दूर भाग रहे हैं। चीन जो है वो एक ऐसा पड़ोसी है जो भारत को बहुत प्रताड़ित करता है और भारत को उसने परेशान कर रखा है बिना बात में। तो चीन का खतरा लगातार भारत के चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, और वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं अन्य, उन सभी को बहला फुसलाकर अपनी तरफ करना चाह रहा है। और उसका उद्देश्य है कि भारत के सभी पड़ोसियों को अपनी तरफ करके वो भारत को परेशान कर सके। तो कहीं ना कहीं आज नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। अभी खूब लोगों ने नाम सुना होगा काला पानी विवाद, ठीक है ना। ऐसे ही चीन को अभी गलवान घाटी वगैरह का भी आपने नाम सुना होगा। तो सीधी सी बात है कि आजकल विदेश नीति में बहुत ज़्यादा मोड़ देखने को मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई करंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अमेरिका के संबंध क्या चल रहे हैं, भारत रूस के संबंध क्या चल रहे हैं, भारत और चीन के संबंध क्या चल रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों से भारत के संबंध कैसे चल रहे हैं, और किस देश के संबंध किस देश के साथ कैसे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सवाल भी आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये विशेषकर रोचक बिंदु है। इस पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद अब देखिए नंबर 6, राजनीतिक घटनाक्रम। कौन सा घटनाक्रम? राजनीतिक घटनाक्रम। दोस्तों बहुत कम समय में आपको टू द पॉइंट चल के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी अगर अकेला एक पॉइंट पर बोलने लगूँ तो 1 घंटे तक समझाते समझाते टाइम लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। वो जब अपन करंट पढ़ेंगे ना तब आपको और ढंग से समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल आप नोट्स में उतार लेना कि अब जब भी आप करंट पढ़ो ना, आपको एक बार इन टॉपिकों को देख के सोचना है कि क्या मैं जो करंट पढ़ रहा हूँ वो इनसे जुड़ी हुई है, क्या इनसे जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल सही टॉपिक है। और यही पेपर में ज़्यादा आते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम। ठीक है, राजनीतिक घटनाक्रम समझ रहे होंगे कई लोग। अभी अपने राजस्थान में नहीं चल रहा है क्या घटनाक्रम, ठीक है ना। अभी हमारे जो राजस्थान सरकार है उसमें विवाद चल रहा है सरकार को लेकर के, ठीक है ना। एक गुट अलग बना हुआ है सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, एक गुट अलग बना हुआ है माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में, ठीक है ना। अब अभी आगे भविष्य में देखने को मिलेगा कि राजस्थान में जो घटनाक्रम है इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये घटनाक्रम एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसके अलावा कई राज्यों के अंदर हर साल आप देखने को मिलता है कि भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं ना। तो उन विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनती है उसका सवाल भी पेपर में आता है कि हाल ही में किस राज्य में कौन सी सरकार बनी है और किस पार्टी की सरकार बनी है और उस राज्य का सीएम कौन बना है, ठीक है ना। तो आपको मेरा ये मानना है कि भारत के सभी राज्यों के सीएम भी याद होने चाहिए
कहाँ पर क्या राजनीतिक घटनाएं घट रही है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और देखो इससे आप पॉलिटी को भी तैयार कर सकते हो। अभी दल बदल कानून चर्चा के अंदर है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटी भी इससे जुड़ गई है। संविधान और पॉलिटिक्स या संविधान जो है ना वो करंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आपको राजनीतिक घटनाक्रम को भी ध्यान में रख के आगे तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद और आगे अपन बढ़े तो सुनिए, आज विश्व जो है ना हथियारों की दौड़ में शामिल हो चुका है। आज विश्व में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। आज हर देश दूसरे देश से खुद को बेहतर दिखाना चाहता है, ठीक है ना, और कई देशों के संबंध जो हैं आपस में बिगड़ते जा रहे हैं। और जब संबंध बिगड़ेंगे तो सीधी सी बात है युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। और जब अगर युद्ध छिड़ेगा तो युद्ध से पहले युद्धाभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो कई देश जो हैं आपस में युद्धाभ्यास करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आने वाले समय अगर युद्ध छिड़ जाए बाई चांस तो उनकी सेना को काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने पहले युद्ध की क्या कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है। तो कई मित्र देश होते हैं, उनके बीच में युद्धाभ्यास होता है। और युद्धाभ्यास जो है उनका सवाल आजकल विशेषकर आरपीएससी की परीक्षा में तो जरूर देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ। आपसे पूछ लेंगे वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ। भारत अमेरिका के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास करता है, भारत फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास करता है, हाल ही में चीन और पाकिस्तान का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, मालाबार युद्धाभ्यास का किस देश से संबंध है। ये सब सवाल जो मैंने बोले हैं ना, ये बार बार पेपरों में रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। और देखो आगे, अब अगला देखो जो टॉपिक आ रहा है, कितना 7 नंबर है जो भी है। विश्व के प्रमुख संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन वे उनके सम्मेलन। बहुत बहुत अच्छा सवाल आता है, यहाँ से जरूर आता है सवाल। विश्व के प्रमुख संगठन, ठीक है। विश्व में देखो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, जिनमें कई सारे देश क्या हैं, सदस्य हैं, और उन सब की टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है। तो सीधी सी बात है कि ये जो विश्व के संगठन हैं, ये विश्व के कल्याण के लिए और कई देशों के आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। और इनकी जो मीटिंग होती है वो भी पेपर में पूछी जाती है कि हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। अब मैं उदाहरण के लिए बता दूँ, आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, आसियान, G20, G7, ओपेक, एपेक, ठीक है ना, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, OIC, ठीक है ना। ये सब कुछ विश्व के संगठनों के नाम हैं। और इन संगठनों के मुख्यालय भी आपको याद रखना है। इन संगठनों का इस साल आयोजन कहाँ हुआ है, और रेलवे वालों आपको तो पिछले साल आयोजन कहाँ हुआ है ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और इस संगठन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कोई विशेष बात कही है वो भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि इस सम्मेलन में भारत को क्या फ़ायदा हुआ, इन सब बिंदुओं पर हमें क्या रखना होगा, फोकस रखना होगा। यहाँ से भी सवाल जरूर आता है। इसके अलावा नंबर 8, प्रमुख दिवस वे थीम। देखो साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने कम से कम 10-15 दिवस आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी दिवस कब आता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब आता है। ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं, ठीक है ना। पूरे साल में देखा जाए ना तो 365 दिनों के अंदर कम से कम 150-200 दिवस हो ही जाते हैं, ठीक है ना। और इतने दिवस हमें याद नहीं रखने होते। हर महीने के केवल 5 से लेकर के 6 दिवस आपको याद है ना, यानी मेरा ये मानना 40-50 दिवस ऐसे हैं पूरे 12 महीने के मिला के, वो ही पेपर में आते हैं। और वो दिवस बार बार आते हैं, आपको याद रखना है कि प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और दिवस के अलावा उनकी थीम और पूछी जा रही है आजकल कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम रही, हाल ही में विश्व योगा दिवस की क्या थीम रही। तो आपको इस बिंदु पे भी क्या करना है, फोकस करना है। इसके बाद आगे बढ़े तो प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें, ये भी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वे उनके लेखक, वे उनके लेखक, ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है ना। कोई भी बड़ा आदमी होता है, उसने कोई बड़ी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, भले ही वो पुस्तक फ्लॉप हुई हो या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हो, लेकिन जब भी कोई बड़ा आदमी पुस्तक लिखता है तो उसकी पुस्तक भी पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 10 पे देखो,
चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति। आपने गौर किया होगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटती है और कोई आदमी या फिर महिला या कोई बच्चा अचानक फेमस हो जाता है, और वो इतना फेमस हो जाता है कि पूरे विश्व लेवल पर उसकी खबरें चलने लगती है। जैसे अभी पिछले साल आपने नाम सुना हो ग्रेटा थेनबर्ग, एक बच्ची थी केवल 16 साल की, स्वीडन की, ठीक है ना, और उसने पर्यावरण के लिए आंदोलन किया, पर्यावरण को बचाने के लिए, और फिर वो इतनी फेमस हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के उसने भाषण दिया, और आज वो ग्रेटा थेनबर्ग पूरे विश्व लेवल पर जानी जाती है पर्यावरण को लेकर, जो उसने मूवमेंट चलाया उसके लिए। तो देखो रातों रात ग्रेटा थेनबर्ग फेमस हो गई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक चर्चित व्यक्तित्व हुई, चर्चित पर्सनैलिटी हुई, फेमस पर्सनैलिटी हुई। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है कि अचानक से कोई व्यक्ति चर्चा में आ गया जिसने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, उसका भी हमको सवाल याद रखना है। ऐसे चर्चित स्थान, चर्चित स्थान, अचानक से कोई स्थान जो है वो चर्चा में आ गया, इतने दिन चर्चा में नहीं था, अभी चर्चा में था। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ठीक है ना, अभी आपको पता है पेंगोंग झील पड़ती है लद्दाख के अंदर, वो चर्चा में रही क्योंकि अभी वहाँ पर गलवान घाटी भी पास में है, वहाँ पर चीन और भारत के बीच में टकराव हुआ था। तो सीधी सी बात है पेंगोंग झील से जुड़ा हुआ सवाल आ जाएगा कि पेंगोंग झील कहाँ पर है, यहाँ पर किन देशों के बीच अभी हाल ही में झड़प की खबरें सामने आई, ठीक है ना। ऐसे ही भारत में किसी स्थान पर कोई घटना घटी, अभी विशाखापट्टनम जो पड़ता है अपने, ठीक है ना, साउथ इंडिया के अंदर, उस विशाखापट्टनम में एक गैस का रिसाव हुआ था लॉकडाउन के दौरान, स्टाइरिन गैस का। उसका सवाल पक्का आएगा पेपर के अंदर कि विशाखापट्टनम हाल ही में स्टाइरिन गैस के रिसाव को लेकर कौन सा स्थान चर्चा में रहा। तो देखो चर्चित स्थान हो गए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बिंदु जो है वो क्या है, कौन, कहाँ और क्या। देखो करंट के अंदर एक चीज़ तो आपको ये ध्यान ही रखनी है कि कौन, कहाँ और क्या, कहाँ पर कुछ हुआ, क्या हुआ और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। मानो उदाहरण के लिए अभी अमेरिका जो है, ठीक है ना, हाल ही में पिछले महीने की बात है, अभी कोरोना जो है इसको लेकर के अमेरिका जो है बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस देखने को आए। तो अमेरिका जो है कोरोना को लेकर के सबसे बड़ा आरोप एक तो चीन पर लगा रहा है और एक WHO पर लगा रहा है। अमेरिका ने WHO को बॉयकॉट कर दिया, WHO से अमेरिका बाहर निकल चुका है। तो काम का सवाल हो गया कि हाल ही में कौन सा देश WHO से बाहर निकला, अमेरिका, ठीक है ना। कहाँ का तो यहाँ सवाल नहीं है, क्या हुआ घटना, अमेरिका बाहर निकल गया, क्यों निकला था, ठीक है ना। कौन, कहाँ, क्या, क्यों निकला, क्योंकि कोरोना को लेकर के वो मानता है कि WHO ने जो है उचित समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं की। तो सीधी सी बात है, करंट में एक और इम्पोर्टेंट बिंदु हो गया, कौन, कहाँ, क्या, क्यों। कोई भी नई खोज हो रही है, कोई भी क्या हो रही है, नई खोज। देखो वैज्ञानिक दिनों दिन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, और रिसर्च करते हैं तो सीधी सी बात है वैज्ञानिकों को कोई भी नई चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अभी जैसे कोई नई दवाई खोजी जाए, अब कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, वो वैक्सीन आएगी, वो एक खोज ही तो है, उस वैक्सीन से जुड़ा हुआ सवाल पक्का आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी मानो सरकार कोई नई जानवर की प्रजाति मिली अचानक से, तो सवाल आ जाएगा कि हाल ही में इस जानवर की ये प्रजाति कहाँ पर मिली है। पिछली बार राजस्थान पुलिस का पेपर याद होगा, अच्छे के पसीने छूट गए थे, अच्छे लोग उसको नहीं पढ़ के गए थे। पूछ लिया था कि मेंढक की किसी प्रजाति का नाम पूछा था और वो पूछा था वो भारत के किस भाग में खोजी गई है। ऐसे सवाल पहले IAS में ज़्यादा पूछे जाते थे, आजकल हर भर्ती में आने लगा है। तो एक कोई भी नई खोज हो किसी भी क्षेत्र की हो, वो हमारे पेपर की दृष्टि से आज की तारीख में क्या है, काम की है। इसके अलावा एक और बात जो आती है, आर्थिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है। ये आर्थिक घटनाक्रम क्या है, देखो अर्थव्यवस्था का नाम सुना ही होगा आपने। इकोनॉमिकल घटनाएं घटती है कई प्रकार की, जैसे आप बैंकों की बात करें, अभी भारत में कई प्रकार के बैंकों का आपस में विलय होता जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हाल ही में किन बैंकों का विलय हुआ। GDP को लेकर के सवाल बार बार पूछा जाता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, कि हाल ही में भारत की GDP कितनी रही, हाल ही में भारत में बेरोजगारी की दर क्या रही, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की GDP को लेकर क्या कहा है, नीति आयोग ने GDP के कितने आंकड़े बताए, यहाँ तक कि भारत के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या सांख्यिकी विभाग के इकोनॉमी को लेकर क्या आंकड़े आए। सीधी सी बात है, आर्थिक घटनाक्रम भी हमें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो मैं तो ये मानता हूँ नीति आयोग, एक मैंने तो इसको भी शामिल कर दिया टॉपिक में करंट के। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीति आयोग जो बना है ना, उसकी पूरी जानकारी आपसे पूछेंगे।
आपसे ये तक पूछेंगे कि नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी करी है। और मेरा ये मानना, नीति आयोग कोई सी भी रिपोर्ट जारी करे आप उसको पक्का रट लेना, और ये भी रट लेना कि उस रिपोर्ट में राजस्थान का क्या स्थान रहा है और भारत के अंदर किन किन राज्यों के अच्छे अच्छे स्थान रहे और किन राज्यों के बुरे स्थान रहे। क्योंकि आजकल नीति आयोग की रिपोर्ट जो है पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और मेरा ये मानना है कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा, देखो मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं की है कि अब उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये भी एक टॉपिक ही मान लो मेरी तरफ से। पीएम मोदी की विदेश यात्रा वे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की भारत यात्रा। समझ में आई बात? अपने जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की है। आपसे पूछेंगे कब की, कौन से देश की यात्रा की, और जब मोदी जी वहाँ पर गए, या अपने भारत के राष्ट्रपति भी यात्रा करते रहते हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति अगर किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो आपसे पूछेंगे कि उन्होंने कौन से देश की यात्रा की, और उस यात्रा में जब वो वहाँ पर गए तो उनका स्वागत किसने किया। स्वागत जनरली या तो प्रधानमंत्री वगैरह ही करेंगे वहाँ के, या राष्ट्रपति करेंगे। आपसे ये पूछ लेंगे उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है, उस देश की मुद्रा भी आपसे पूछ सकते हैं, उस देश की राजधानी भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पर अपने देश को कोई बड़ी उपलब्धि मिली हो, यहाँ पर कोई डील हुई हो, वो भी पेपर में पूछेंगे। ऐसे किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आया है, मानो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना फरवरी के अंदर भारत के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ से सवाल पक्का आएगा। किसी भी दूसरे देश का राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आ रहा है, प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आ रहा है, तो पक्का सवाल आएगा ये भी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसके अलावा एक चीज़ और सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरी बात सुनना, टेक्नोलॉजी का जो सवाल आएगा ना वो किसी किताब में से नहीं आएगा, करंट अफेयर में से ही आएगा। ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी के अंदर देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक तो आ जाएगी आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? डिफेंस टेक्नोलॉजी। एक बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। एक हो जाएगी स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। कौन सी टेक्नोलॉजी? स्पेस टेक्नोलॉजी। एक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। एक कौन सी टेक्नोलॉजी? एक हो जाएगी डिफेंस टेक्नोलॉजी। और आजकल एक और चर्चा में ज़्यादा चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी। और एक और बता देता हूँ, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप बोलते हो आईटी, बोलते हैं ना आईटी। ठीक। मेरा ये मानना है ये टेक्नोलॉजी आपको तैयार करनी चाहिए करंट के आधार पर। यहाँ से तो पक्का सवाल आने वाला है, किस जगह से? डिफेंस टेक्नोलॉजी में से। किस में? डिफेंस में से। अब यहाँ से सवाल क्यों आएगा? डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। आज भारत जो है ना, मतलब क्या बताएं, गर्व होता है भारत के ऊपर कि आज हम डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबने भी एक दो दिन पहले सुना भी होगा राफेल विमान के बारे में, राफेल लड़ाकू विमान के बारे में। ठीक है ना। डिफेंस के अंदर भारत नई नई डील कर रहा है। आज हम अमेरिका, रूस और कई सारे देश जो हैं, इजराइल वगैरह, उन सब से काफ़ी सारे हथियारों को आयात कर रहे हैं। ठीक है ना। और हथियारों को आयात कर रहे हैं तो आज भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ ये आया। सिप्री की भी रिपोर्ट आती रहती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो टॉप 5 आयातक देश हैं हथियारों के, उनमें भी भारत टॉप पर आता है कई बार। ठीक है ना। यानी सीधी सी बात है, हमने बड़ी संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं और ख़रीदे हैं। अब रक्षा के अंदर आपको विशेषकर, मेरा तो ये मानना है, एक तो लड़ाकू विमान अपन ने भारत से राफेल खरीदा है। जैसे पिछले साल हमने चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर खरीदे थे अमेरिका से। इसी के अलावा हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे। इजराइल से बराक मिसाइल को लेकर डील हुई। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, ये सब भारत की मिसाइलें हैं। तो भारत की मिसाइलें, भारत के लड़ाकू विमान, भारत के हेलीकॉप्टर, भारत के प्रमुख युद्धक टैंक जिसको आप तोप बोलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ तक कि भारत के रडार, भारत के ड्रोन, ये सब आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। किस में आता है? डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। और भैया डिफेंस टेक्नोलॉजी का सवाल आजकल ज़रूर पेपर में आ रहा है। अगर नहीं मानते तो पेपर को खोल के देख लो। पूछेंगे
कि सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल कौन सी है। आपसे पूछेंगे टैंक नाशक भारत की मिसाइल कौन सी है। आपसे पूछेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलके बनाई है। आपसे पूछेंगे हाल ही में ब्रह्मोस का परीक्षण कहाँ पर हुआ। तो इस तरह के सवाल जो है ना वो सब करंट के सवाल हैं। और ये करंट किसकी है? डिफेंस टेक्नोलॉजी की, यानी साइंस की करंट हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी हिंदी में बोले तो जैव प्रौद्योगिकी। आज दिनों दिन डीएनए को लेकर के मानव से जुड़े हुए कई प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं और कई नई खोजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, उसके अलावा स्पेस, भैया यहाँ से भी पक्का सवाल आता है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में आज भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए। पिछले साल चंद्रयान 2 को आप देखो, हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो दिन प्रतिदिन इतना अच्छे वर्क कर रहा है, स्पेस के अंदर इतने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि पिछले साल नासा, जो अमेरिका की एजेंसी मानी जाती है स्पेस की, उस तक ने भारत के इसरो से कहा है कि हम सब मिलकर, आपस में मिलकर काम करेंगे स्पेस के क्षेत्र में। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। अभी हमने कार्टोसैट 3 को भी छोड़ा है। आज से 3 साल पहले 2017 के अंदर PSLV C-37 के जरिए हमने 100 से ज़्यादा एक साथ उपग्रह छोड़े थे। और आज तक सबसे ज़्यादा एक साथ उपग्रह छोड़ने का एक ही टाइम पर रिकॉर्ड भी किसने स्थापित किया? भारत ने। जो इसरो एक समय बहुत पीछे था, जो बैलगाड़ी पर रॉकेट रख के ले जाया करता था, आज वो चंद्रमा पर और मंगल पर पहुंच रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में स्पेस से जुड़े हुए सवाल भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो शब्द हमेशा बहुत सूक्ष्म चीज़ के लिए आता है। किसके लिए? नैनो कार भी तो आई थी। नैनो शब्द हमेशा सूक्ष्म चीज़ों के लिए आता है। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी। माना जाता है कि 10⁻⁷ नैनोमीटर से 10⁻⁹ नैनोमीटर जो है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के जो कण हैं इनका आकार है। और इतने कम कण पर जब कोई कण का आकार हो जाता है तो उसका जो व्यवहार है अपने मूल कण के आकार के व्यवहार से क्या हो जाता है? बदल जाता है। साइंटिफिक चीज़ है, तब समझ में आएगी जब इसको करंट में पढ़ेंगे या कभी चर्चा करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी के भी सवाल आते हैं पेपर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपके सिलेबस में जोड़ दिया कंप्यूटर। पुलिस पटवारी वालों, आपके तो कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है ना। अब कंप्यूटर से जुड़ी हुई करंट पेपर के अंदर आएगी। अब आप पता नहीं क्या क्या रट गए कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ थी, सुपर कंप्यूटर रट लिया, माइक्रो कंप्यूटर रट लिया, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। वहाँ सवाल आएगा कि हाल ही में भारत ने दुनिया का चौथा सबसे तेज और भारत का अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर बताया है, उसका नाम क्या है? छूट गए पसीने पेपर के अंदर, क्योंकि अपन तो पुराना ज्ञान रट गए। कंप्यूटर की करंट आ गई भैया पेपर के अंदर। उस सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष। भारत ने अभी अंधे व्यक्ति जो होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए पहली बार एक लैपटॉप बनाया है और उस लैपटॉप का नाम है नोटबुक। वो पेपर में आ गया। किसकी करंट हुई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT की, कंप्यूटर की। तो देखो इतने कम समय के अंदर करंट को पॉइंट टू पॉइंट बताना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक, आपको काफ़ी हद तक हिंट मिल गया होगा कि हमें किन टॉपिकों को टच करते हुए तैयारी करनी है ना। बाकी ऐसे में चर्चा करूँ तो अकेले खेल और खिलाड़ी की बात करें तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो ये ध्यान रहेगा। भले इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी 1-2 चीज़ें और करंट में ध्यान रखनी है वो भी बता देता हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखो। अब सुनो, इसके अलावा एक और चीज़ देख लो। देखो छोटी मोटी नियुक्तियाँ देखो, ये भी काम का है। अभी भारत में या विश्व में, भारत या विश्व के कोई भी संस्थान है, उन संस्थानों के अंदर कोई भी किसी भी बड़ी पोस्ट पर किसी आदमी की नियुक्ति हुई है तो वो सवाल पेपर में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो, जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए अपने ये ले लो, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना सर्वोच्च न्यायालय, उसके चीफ जो जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन है? जस्टिस बोबडे हैं। उनका नाम है जस्टिस शरद चंद्र बोबडे। अब जो वो जस्टिस शरद चंद्र बोबडे हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो सीधी सी बात है, ये एक बड़ा पद है। तो उनकी जब नियुक्ति हुई तो उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ऐसे विश्व के जितने भी बड़े संस्थान हैं, भारत के जितने भी संस्थान हैं, राजस्थान के जितने भी संस्थान हैं, देखो टॉपिक यही है, टॉपिक सारे यही है। राजस्थान के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, इंडिया के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है और वर्ल्ड के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो आपसे नियुक्तियाँ पूछ ली जाएगी। यहाँ तक कि निधन, कोई बड़ा आदमी था, बहुत फेमस, किसी भी देश के राष्ट्रपति रहे हो, भारत में भी किसी देश के किसी राज्य के राज्यपाल रहे हो, कोई CM रहे हो पुराने, या कोई बड़े नेता हैं, कोई बड़े वैज्ञानिक हैं, कोई बड़े फिल्म अभिनेता थे, उनका निधन हो गया तो वो सवाल भी पेपर में आता है।
ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इतनी चीज़ों को बताने पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी करंट के अंदर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सरकार की योजनाओं पे भी आपको फोकस रखना है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो। पहली चीज़ तो ये जितने भी टॉपिक बताना इनको आपको टच करते हुए क्या पढ़ना है, करंट। और करंट को देखो, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कई लोगों की ये भी समस्या है, अभी मेरे पास कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हमको करंट राजस्थान का पढ़ना है कि इंडिया का पढ़ना है कि वर्ल्ड का पढ़ना है, हम कौन सा करंट पढ़ें, तीनों ही आएंगे कि इंडिया और वर्ल्ड का आएगा कि मेरे केवल राजस्थान का आएगा। तो मेरी बात सुनो, जिनके भी सिलेबस में केवल इतना सा लिखा हुआ है, कितना, समसामयिकी या इंग्लिश में बोलूँ तो करंट अफेयर्स, वो इस चीज़ को मानकर चलें कि उनके इंडिया की करंट भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी और इंटरनेशनल लेवल की भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लिखा, यानी तीनों ही आएगी। ठीक, घबराने की कोई चिंता नहीं। वर्ल्ड की करंट और इंडिया की करंट तो सबसे आसान है भैया, पसीना तो राजस्थान की करंट में आता है। वर्ल्ड की करंट तो आपको नंबर दिलाती है पक्का। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड की करंट में कुछ ही टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल आता है और पक्का आता है, करेंगे चर्चा आगे अपन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, समसामयिकी या करंट अफेयर जिस भी सिलेबस में लिखा है वहाँ केवल वहाँ तीनों करंट आएगी, सारी करंट आएगी, जितनी भी दुनिया में करंट है वो सब आएगी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर अपन करंट अफेयर के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे और आप यही करें कि करंट को इकट्ठा करके पढ़ें, ढंग से पढ़ें और शॉर्ट से शॉर्ट रूप में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप डीप में घुसते जाओगे तो करंट तो बहुत बड़ी है। ये डेली की लाइव क्लास में 1-1 घंटे करंट पढ़ते हैं ना, इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी नॉनसेंस होती है जिनका उपयोग नहीं होता है। आपको क्या करना है कि केवल उपयोग वाली चीज़ें पढ़नी है। ऐसे तो आप डेली लाइव क्लासों के अंदर 1-1 घंटे करंट इकट्ठा करोगे, बुरा मत मानना, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो भी यही कह रहा हूँ बात कि डेली लाइव करंट की जो क्लासेस चलती है ना 1-1 घंटे की, आपके इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ो, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनमें कुछ बिना काम की चीज़ें भी होती है, उनको आप हटाना सीखो और काम की पढ़ना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा करंट ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे तो केवल करंट में रह जाओगे, ठीक है ना। तो करंट को छोड़ना भी आना चाहिए और क्या पढ़ना है ये भी हमें आना चाहिए। और इन टॉपिकों को बताने के बाद मेरे को विश्वास है कि आप जहाँ से भी करंट पढ़ेंगे, चाहे किसी भी मैगजीन से पढ़ें, ठीक है ना, आपकी करंट को लेकर के जो खौफ है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बाकी अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कोई कि करंट अफेयर्स में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो थोड़ी बुक की भी जानकारी दे दूँ। देखो अपनी अपनी रुचि है, मैं किसी एक बुक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। अगर मैं किसी एक किताब का नाम लूँगा तो भी लोग ये समझेंगे कि इस किताब से वाले से इसकी क्या पता कोई सेटिंग वगैरह हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको 4-5 किताबें बता देता हूँ, आप बाज़ार में जाइएगा, आपको जो अच्छी लगे ना वो आप देख लेना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको मैं राजस्थान लेवल की कुछ बुक बताऊँ तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, बहुत अच्छी आती है ये बुक भी, ठीक है ना। इसमें राजस्थान की भी करंट अच्छी है, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी है। एक बुक आती है मूमल करंट की, जो मैगजीन आती है मूमल करंट अफेयर, मूमल 2 महीने में एक बार आती है, क्रोनोलॉजी हर महीने आती है। एक इसके अलावा अब तो शायद नहीं आती, फॉर्चून नाम से भी एक आती रहती है, फॉर्चून करंट अफेयर्स, ये भी ठीक आती है। एक जो रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं वो भले स्पीडी की करंट अफेयर्स आती है, उसको भी आप ला सकते हो, स्पीडी या द प्लेटफॉर्म, जिसको आप रुक्मणी पब्लिकेशन क्या कहते हैं, वो उसकी भी आती है। रेलवे वालों के लिए कह रहा हूँ ये तो मैं, जिसको भी जो अच्छी लगे वो ला सकते हो। देखो एक चीज़ और बता दूँ, एक किताब पढ़नी चाहिए जीवन में, उसको ढंग से पढ़नी चाहिए। 10 किताबें पढ़ने की बजाय 10 पढ़ोगे तो एक भी ध्यान नहीं रहेगी। जो थोड़े पे तो और ढंग से पढ़ना चाहते हैं, डीप में जाके पढ़ना चाहते हैं और अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको एक तो दृष्टि IAS करंट अफेयर्स आती है, ये 100 रुपये की मैगजीन आती है लगभग, ये भी अच्छी आती है। एक प्रतियोगिता दर्पण को भी आप साथ में ले सकते हैं, सारी की सारी नहीं लानी, जो अच्छी लगे वो ले आनी, प्रतियोगिता दर्पण। और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहता है, एक तो उसको दृष्टि IAS लानी चाहिए, और एक आती है हिंदी मीडियम के लिए सिविल सर्विस क्रॉनिकल, सिविल सर्विस क्रॉनिकल। ये सारी किताबें जो है ना बहुत काम की है, और इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो ले आएँ, बाकी आपकी इच्छा है। आजकल वैसे भी इंटरनेट पर खूब करंट अफेयर्स मौजूद है। पूरे लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों करंट अफेयर्स को हम जारी करेंगे अब, और अगले वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि सब जान सकें कि क्या है करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका। तो इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।